हेलो। आज हम लोग समीक्षावाद का अध्ययन करने हम लोग जा रहे हैं। समीक्षा शब्द जो है वो अनुभववाद और बुद्धिवाद की समीक्षा से संबंधित है। समीक्षावाद एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन समीक्षा नाम इसका इसलिए दिया गया क्योंकि यह अनुभववाद और बुद्धिवाद का जो पहले आप ज्ञान मीमांसा सिद्धांत के रूप में पढ़े हैं अलग अलग, उन दोनों की समीक्षा करती है और यह बतलाती है कि ज्ञान में, ज्ञान के स्रोत के रूप में अनुभव और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। केवल अनुभव से ज्ञान नहीं हो सकता या केवल बुद्धि से ज्ञान संभव नहीं है। समीक्षावाद की जब हम बात करते हैं तो जर्मन दार्शनिक कांट का नाम आता है। कांट के दर्शन को ही समीक्षावादी कहते हैं, समीक्षावाद कहते हैं कांट को। कांट जब हम लोग अनुभववाद और बुद्धिवाद की आलोचना भी पढ़ रहे थे, समीक्षा कर रहे थे, तो उसमें चर्चा हुई थी इस बात की कि कांट का उदाहरण देकर यह बताया गया था कि कांट ने अपने दर्शन में यह बताया है कि ज्ञान के लिए संवेदनाओं की आवश्यकता होती है जो हमें अनुभव से प्राप्त होता है, और फिर बुद्धि के विकल्पों की आवश्यकता होती है, प्रज्ञा, अंडरस्टैंडिंग। इन दोनों को मिलाकर ज्ञान का निर्माण होता है। किसी एक से ज्ञान अकेले नहीं बन सकता। अब हम लोग देखेंगे विस्तार पूर्वक कि समीक्षावाद का सिद्धांत क्या कहता है। समीक्षावाद सबसे पहले समीक्षा करता है बुद्धिवाद और अनुभववाद का। बुद्धिवाद की समीक्षा करते हुए ये लोग कहते हैं, कांट कहते हैं कि बुद्धिवाद ऐसा मानता है कि ज्ञान अनिवार्य और सार्वभौम होना चाहिए। ज्ञान में नवीनता की बात नहीं मानी गई थी बुद्धिवाद में कि ज्ञान, नवीन ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो ज्ञान की परिभाषा गढ़ी जा रही थी बुद्धिवाद में। उसी में यह समस्या दिखाते हैं कांट कि ज्ञान को अनिवार्य और सार्वभौम तो होना चाहिए। वो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान को अनिवार्य और सार्वभौम होना चाहिए, लेकिन ज्ञान नवीन भी होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अनुभववाद की समीक्षा करते हुए वो कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि आपका ज्ञान केवल, ज्ञान की परिभाषा दे रहे हैं कि ज्ञान केवल नवीन होना चाहिए। ज्ञान में अनिवार्यता और सार्वभौमता की बात से अनुभववादियों ने इनकार किया था कि नहीं। तो इनकी भी आलोचना होती है कि ज्ञान में केवल नवीनता से नहीं होगा, अनिवार्यता और सार्वभौमता भी होनी चाहिए। तो कांट अपने दर्शन में जब परिभाषा देते हैं ज्ञान का, तो वो कहते हैं कि ज्ञान निर्णयों का एक तंत्र है, सिस्टम है। कैसे निर्णय? तो बोलते हैं संश्लेषणात्मक प्राग अनुभविक निर्णय। संश्लेषणात्मक से नवीनता का बोध होता है और प्राग अनुभविक, अनुभव से पहले का ज्ञान, उससे बुद्धिवाद के ज्ञान की परिभाषा की तरह अनिवार्यता और सार्वभौमता का बोध होता है। यानी कांट के अनुसार ज्ञान को संश्लेषणात्मक प्राग अनुभविक निर्णयों की तरह होना पड़ेगा। यानी जो ज्ञान नवीन, अनिवार्य और सार्वभौम हो, वही ज्ञान कहा जाएगा। यानी कि ज्ञान की परिभाषा में ही समीक्षावाद का दर्शन छुपा हुआ है। जब हम पहले के दर्शनों में देखते थे अनुभववाद या बुद्धिवाद में, तो अनुभववाद या बुद्धिवाद अकेले अकेले अनुभववाद और नवीनता की बात करता था, अनिवार्यता और सार्वभौमता को महत्व नहीं देता था, उनको नहीं मानता था। वैसे ही बुद्धिवाद नवीनता की बात से इनकार करता था कि ज्ञान को नवीन नहीं हो सकता। लेकिन कांट के दर्शन में नवीनता और अनिवार्यता दोनों आवश्यक है। अब हम लोग देखेंगे कि कांट परिभाषा देने के बाद कैसे समझाते हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया क्या होती है। इससे पहले कि ज्ञान की प्रक्रिया की बात हो, थोड़ी सी आलोचना या समीक्षा और उचित प्रतीत होती है। जैसे जब
बुद्धिवाद 2+2=4 यानी गणितीय ज्ञान को यह कहता है कि यह केवल अनिवार्य और सार्वभौम, इसमें नवीनता नहीं है। कांट इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि इसमें नवीनता भी है। इस ज्ञान को, गणितीय ज्ञान को केवल अनिवार्य और निश्चित नहीं कहा जा सकता, इसमें नवीनता भी है। वो संश्लेषण और विश्लेषण दो तरह के निर्णय होते हैं जिनकी चर्चा पहले हुई थी। उसमें यह दिखाते हैं कि गणितीय ज्ञान संश्लेषणात्मक भी होता है, जबकि गणित बुद्धिवादियों की बात माने तो गणितीय ज्ञान केवल और केवल विश्लेषणात्मक होता है। लेकिन कांट ने कहा कि नहीं, गणितीय ज्ञान में संश्लेषण भी है। अब कांट के द्वारा कहे गए ज्ञान की प्रक्रिया को समझते हैं। कांट का दर्शन तो वैसे बहुत बड़ा है। आप चूंकि समीक्षावाद पढ़ने जा रहे हैं, कांट का दर्शन नहीं पढ़ने जा रहे हैं। समीक्षावाद ज्ञान मीमांसीय स्रोत के रूप में अनुभव और बुद्धि दोनों को ज्ञान के लिए आवश्यक मानता है, अनिवार्य मानता है। इसकी व्याख्या होने जा रही है, तो बहुत विस्तार में तो हम लोग नहीं जाएंगे कांट के दर्शन में, लेकिन उनके दर्शन के कुछ मूलभूत सिद्धांतों को जानना पड़ेगा, तभी आप ये समझ पाएंगे कि बुद्धि और अनुभव दोनों के मिलने से ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। तो इसकी भूमिका कांट ने कैसे बांधी थी, इस पे हम लोग प्रकाश डालते हैं। कांट ने यह कहा कि हमारे ज्ञान के लिए सेंसेशन, संवेदना और अंडरस्टैंडिंग, इन दोनों की आवश्यकता है और उससे ज्ञान का निर्माण होगा। संवेदना फिनोमेना वर्ल्ड से प्राप्त होता है। दो तरह का जगत मानते हैं वो, एक फिनोमेना जगत, संवेदना का जगत, और एक मानते हैं नोमेना का जगत, जो फिनोमेना के जगत का कारण है। ठीक है, इस बात में बहुत सारे छात्र चले जाते हैं पहले ही कि नोमेना का ज्ञान हमें नहीं होता, अनुमान लगाया जाता है, तो फिर ज्ञान हुआ नहीं, तो कैसे, तो उसको नैतिक तर्क के माध्यम से नोमेना जगत को कांट सिद्ध करते हैं। लेकिन आप उधर ध्यान न दें, आप ये माने कि कांट के अनुसार नोमेना जगत है जिसकी संवेदनाएं हमें नहीं मिलती हैं, और एक जगत है संवेदनाओं का जिसको फिनोमेना जगत कहा जाता है। व्यवहारिक जगत भी कह सकते हैं इसको, फिनोमेना जगत को, और नोमेना जगत को पारमार्थिक जगत भी कह सकते हैं। व्यवहारिक जगत जहां से संवेदनाएं मिलती हैं, ज्ञान की शुरुआत में संवेदनाएं फिनोमेना वर्ल्ड से आती हैं। देश और काल नाम के दो हमारे बुद्धि के विकल्प होते हैं, अंडरस्टैंडिंग के दो विकल्प होते हैं, जिनसे होके, जिस रास्ते से आप समझें, और इसको समझाने के लिए कांट ने एक सुंदर उदाहरण दिया था कि वो दो चश्मे हैं, कि जैसे आप जिस चश्मे से किसी वस्तु को देखेंगे वैसा ही दिखेगा। आपका चश्मा अगर ब्लैक कलर का है तो वस्तु काली दिखेगी, कालापन रहेगा। रेड अगर चश्मा पहने हैं तो कुछ लालपन रहेगा। ऐसे ही देश और काल एक चश्मे की तरह है, यानी कि बुद्धि के ऐसे विकल्प हैं स्टार्टिंग में ही, या बुद्धि के ढांचे हैं जिनसे संवेदनाएं उनमें ढल के, देश और काल में ढल कर फिर आगे बढ़ती हैं, और वो बुद्धि के 12 विकल्पों की चर्चा की गई है कांट के द्वारा। उन 12 विकल्पों में ढलकर और फिर अलग अलग निर्णयों का निर्माण कर, और फिर वो निर्णय प्रज्ञा जो है उसमें 3 तरह के प्रत्यय माने गए हैं, बाह्य जगत का प्रत्यय, आत्मा का प्रत्यय और ईश्वर के प्रत्यय। इन तीनों प्रत्ययों को मिला के प्रज्ञा कहा जाता है। वो प्रज्ञा इन निर्णयों से, इन जो संवेदनाओं के माध्यम से होते हुए, बुद्धि विकल्पों के माध्यमों से होते हुए संवेदनाएं आती हैं, और बुद्धि विकल्प के माध्यमों से होते हुए जो फिर प्रज्ञा के स्तर पे जिस ज्ञान का निर्माण होता है उसे ही वो ज्ञान कहते हैं। और ये ज्ञान संभाव्य नहीं बल्कि अनिवार्य होता है। तो एक मोटी संकल्पना कि ज्ञान कैसे बनता है, हम लोग केवल यह देख रहे हैं कि इसमें अनुभव और बुद्धि दोनों का हाथ कैसे है, और ऐसा भी नहीं है कि जो बातें बताई गई हैं उसमें कुछ छूटा भी है। अब बुद्धि के जो 12 विकल्प हैं उनके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी कांट के जो
कांट का जो दर्शन हम लोग जब पढ़ेंगे उस समय उसकी चर्चा होगी, लेकिन अभी केवल आप यह जाने कि बुद्धि के 12 विकल्प हैं, कौन है क्या है वो छोड़ दीजिए। देश और काल भी 2 विकल्प हैं, संवेदनाएं अलग हैं, अनुभव जगत में है वो, फिनोमेना वर्ल्ड से है, हमें अनुभव होता है संवेदनाओं का। संवेदनाएं बुद्धि के 12 विकल्पों और उससे पहले देश और काल में ढलते हुए प्रज्ञा के पास पहुंचती है और ज्ञान का निर्माण होता है। अब इसमें देखा यह जाए कि अनुभव का क्या अनुभव के बगैर ज्ञान संभव है कांट के दर्शन में? नहीं। अगर संवेदनाएं ही न मिले, संवेदनाओं का अनुभव ही न हो, तो वो बेसिक पार्टिकल हो गया ज्ञान का, संवेदना। बाह्य जगत में जो संवेदनाएं हैं वो हमें न मिले, उसका अनुभव हमें न हो, तो हमें ज्ञान नहीं हो सकता। केवल बुद्धि के विकल्प रहे लेकिन उनमें संवेदनाएं न आए, ढले ही न, तो फिर ज्ञान का निर्माण संभव ही नहीं। वैसे उसी तरह केवल संवेदनाएं आए हमारे पास और बुद्धि के विकल्पों का इस्तेमाल ना हो, तो हमें कोई ज्ञान नहीं हो सकता। यह प्रश्न हुआ है, कांट ने इसका उत्तर भी दिया है कि ज्ञान, वास्तविक ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता। जैसे कहने का अर्थ है कि संवेदनाएं जो अपने आप में क्या है इसका ज्ञान हमें नहीं हो रहा है, ठीक है। भले ही बताया गया है कि संवेदनाएं देश और काल के विकल्पों में से ढलते हुए, यानी उनके माध्यम से आगे बढ़ती हैं और फिर बुद्धि के 12 विकल्पों में जो 12 विकल्प हैं उनके अनुसार उनका हमें ज्ञान होता है। प्रज्ञा को जब ज्ञान होगा तो रियल जो नॉलेज है संवेदना का वो नहीं होगा। कांट स्पष्ट रूप में से मानते हैं कि रियल नॉलेज हमें संवेदनाओं का नहीं होता है, हमें देश और काल और बुद्धि विकल्प से ढल के आई हुई संवेदनाओं का ज्ञान होता है। लेकिन ज्ञान जब होता है, समीक्षावाद बस इस बात की चर्चा करेगा कि ज्ञान होता कैसे है, ज्ञान की परिभाषा क्या है और ज्ञान होता कैसे है। ज्ञान की परिभाषा नवीनता और अनिवार्यता, संश्लेषणात्मक प्राग अनुभविक निर्णय को ज्ञान कहा गया है। संश्लेषणात्मक यानी कि नवीनता होगी, अनुभव को यहाँ महत्व दिया गया। संवेदना जगत से अनुभव नहीं होगा तो ज्ञान ही नहीं होगा। फिर बुद्धि और विकल्प, बुद्धि के जो विकल्प हैं उनमें ढल कर ज्ञान ना आए तो ज्ञान, संवेदनाएं अगर आ रही हैं और बुद्धि विकल्प ना हो तो ज्ञान ही नहीं होगा। यानी कि समीक्षावाद ऐसा सिद्धांत है जो ज्ञान के लिए अनुभव और बुद्धि दोनों को आवश्यक मानता है। कांट के दर्शन में आप विस्तार से इसमें पढ़ेंगे, लेकिन जैसा कि पहले हम लोग अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों ने परिभाषाओं को गढ़ा था और दोनों के समर्थक थे कुछ लोग दार्शनिक, और उन्होंने अपने मत को रखा था, प्रमाण दिया गया था। वैसे ही कांट यहाँ भी अपने दर्शन में परिभाषा गढ़ते हैं और फिर उसके लिए समर्थक जो है, तो कांट के दर्शन को ही केवल समीक्षावाद के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। एक ही दार्शनिक है इमैनुअल कांट, जिनको समीक्षावादी कहते हैं। तो आप लोगों ने समीक्षावाद में यह देखा कि समीक्षावाद अनुभववाद और बुद्धिवाद की तरह एकांगी सिद्धांत नहीं है कि जो केवल अनुभव या केवल बुद्धि की बात करे, या दोनों को मिलाकर ज्ञान की परिभाषा गढ़ता है। आगे क्लास में हम लोग यह देखेंगे कि समीक्षावाद की समीक्षा कैसे होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।